हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स की इस क्लास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं दिल्ली के जो टॉप 10 एमसीक्यूज होते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। और या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यदि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता होगा तो इस क्लास को देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको एक पैटर्न के साथ, एक अच्छे डायग्राम्स के साथ, एक अच्छे टाइमलाइन के साथ सारी चीजें समझाई गई है। तो आपको याद करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। और हम इसका 10 डेज रिवीजन भी करते हैं, 20 डेज का भी करते हैं और 30 डेज का रिवीजन भी आपके साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो यदि सही सीरियस और सीरियस कैंडिडेट है तो इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपने सारी चीजें पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन पक्का पढ़ा होगा। तो ये हम पहले डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है। तो कि जो बाफ्टा अवार्ड अभी 2026 में कंक्लूड हुआ था, तो बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म जो इंडिया की एक मूवी थी उसको मिला था। तो इन चारों में से वो एक ऑप्शन है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। ये हमारा ट्रेडिशन रहता है कि जो हम एक प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो इसमें हम टेस्ट करते हैं जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, यदि इन टाइप ऑफ क्वेश्चन का वो आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और उसके अलावा बात करें तो जो बाफ्टा अवार्ड अभी कंक्लूड हुआ था, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए और एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिर फंस जाओगे। तो अभी आज या एक दो दिन में मैं इस बाफ्टा अवार्ड के बारे में एक पूरा वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारी चीजें आपको बता दूंगा, कौन सी किस मूवी को मिला है, किस मूवी को कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा एक्टर को बेस्ट अवार्ड मिला है। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो उम्मीद करता हूँ पक्का इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आईएनएस कौंडिन्या से रिलेटेड है। उसका फ्लैग इन पोर्ट कहाँ पे किया है। जो आईएनएस कौंडिन्या है उसको किस पोर्ट पर फ्लैग इन किया जाएगा। फ्लैग इन करना मतलब उसका स्वागत किया जाएगा। तो आपको भी क्वेश्चन में तो सोच रहे हो कि आईएनएस कौंडिन्या का सवाल क्यों लिया, तो इस सवाल क्यों लिया, तो इसका पीछे मतलब क्या इंपॉर्टेंस थी कि ये करंट अफेयर्स का सवाल बन गया। ठीक है, और ये इतना अपने आप में न्यूज में क्यों था। तो इसका हाल ही में कहाँ फ्लैग इन किया जाएगा, इसका किया जाएगा मुंबई पोर्ट में। तो आईएनएस कौंडिन्या के बारे में जानते हैं। ये ट्रेडिशनली बिल्ट है। तो अभी आईएनएस है, लेकिन आईएनएस आपने सारे आजकल वो ही सुने होंगे जो अच्छे से बने होते हैं और जिसपे हेलीकॉप्टर उतर सकता है, जिसपे कुछ और भी कर सकते हैं। तो नए तरह के जो विमान होता है, जो नाव होती है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये क्या है कि एक अपने आप में ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो ये एंशियंट स्टिचेड शिप्स है। मतलब इसको क्या है कि धागों से ऐसे मतलब बनाया गया, जो कोकोनट कोयर होता है, जो कोकोनट के धागे होते हैं या उसके उस धागों से इस तरह से पूरी इसको बिल्ड किया गया है। इसको कोई जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसे नहीं, स्टील से बिल्ड नहीं करके ये जो पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था कैसे मतलब बनाया जाता था उसके तहत इसको बनाया गया। ठीक है, तो इसको किसने बनाया, इंडियन नेवी एज आईएनएस कौंडिन्या, और इसको इंडियन नेवी ने अपने आईएनएस कौंडिन्या करके अपने में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो ये पुराने तरीके से बने और इस पे क्या है, सबसे पहले बेस्ड ऑन अजंता केव्स मुराल्स। ये जो मुराल्स इसके ऊपर जो दिख रहे हैं वो किसके कौन सी केव्स के आधार पे बने, जो अजंता केव है महाराष्ट्र में, तो उससे प्रेरणा स्रोत होके इसको आईएनएस कौंडिन्या को बनाया गया था। ठीक है, तो ये हाल ही में क्या हुआ था, ओमान की यात्रा पे गई हुई थी। तो ये पुराना मतलब इस तरह से आप आजकल के जो आईएनएस होते हैं वो बिल्कुल एकदम मॉडर्न तरीके से होते हैं और मोस्टली वो स्टील से बने होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा आपने देखा नहीं होगा, तो इसलिए ये चर्चा में रहा होगा। और इसको इंडियन नेवी यूज करती है अपने जो भी मतलब ट्रेडिशनल चीजों को दिखाने के लिए कि भाई हमारी पुरानी इंजीनियरिंग कितनी अच्छी थी और अभी जो इन्वॉल्व हुई है नेवल इंजीनियरिंग, जो आर्कियोलॉजी कितने हम इम्पोर्टेंट थे, हमारी ट्रेडिशनल चीजें कितनी मजबूत थी। तो उन सारी चीजों को एक दिखाने के लिए आईएनएस कौंडिन्या अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इस पे जो ये मुराल्स बने हुए, किससे बने हुए, कौन से केव की बात हो रही है, अजंता केव की बात हो रही है। अजंता केव मतलब अजंता की जो गुफा होती है वो कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अजंता जो केव है वो महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसको देखने को मिलती है। और इसमें इसकी मुख्य विशेषता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। किसमें है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें क्या है, 30 रॉक कट जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर है, इसमें जो 30 रॉक कट जो गुफाएं बनी हुई है और वो किस धर्म से रिलेटेड है, अजंता के मुख्यतः किससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता केव क्या कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और किसी और एक और धर्म का नाम ले लेंगे तो आपको सही आंसर होगा। जो अजंता है वो A B से रिलेटेड है, मतलब अजंता बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कितनी गुफाएं, 30 गुफाएं आपको देखने को मिलती है। और कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद। और इस यदि इस आईएनएस कौंडिन्य की बात करें तो ये भारत और ओमान के बीच में समुद्री उत्सव को मनाने के लिए एक यात्रा थी। इसकी यात्रा आरंभ हुई थी 29 दिसंबर 2025 को। कहां से? पोरबंदर से मस्कट के लिए। तो ये ओमान के लिए, मस्कट एक ओमान का इंपॉर्टेंट जगह है, मस्कट, वहां के लिए रवाना हुई थी। और मस्कट का आगमन हुआ था। उसके बाद लगभग 14 जनवरी के आसपास ये मस्कट पहुंच गई थी। उसके बाद 2 मार्च अभी 2026 को फ्लैगिंग समारोह रखा गया मुंबई पोर्ट पर। किस पोर्ट पर ये वापस आ रही है? मुंबई पोर्ट पर। क्या नाम है इसका? आईएनएस कौंडिन्य। और इसका पोर्ट पर कौन करेंगे फ्लैगिंग? ये करेंगे रक्षा राज्य मंत्री। रक्षा मंत्री नहीं है ये, रक्षा राज्य मंत्री है, जिनका नाम क्या है? मंत्री संजय सेठ द्वारा इसको समारोह रखा जाए। और इसका प्रेरणा स्रोत है कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं, 5वीं शताब्दी की जो चित्रकला है, वो इसके ऊपर दिखाई गई है। तो ये अपने आप में कल्चर विथ इंजीनियरिंग चीजें दिखाई देती है। तो ये अपने आप में इंडिया के लिए एक अच्छे संकेत है, ठीक है। और इसका निर्माण प्राचीन भारतीय जहाज निर्माण तकनीकों से निर्मित नौकायन होता है। मतलब जो प्राचीन भारत की जो जहाज निर्माण योग्यता है, टेक्निक्स है, उसको इसमें दिखाए गए। और ये अभी जो आईएनएस कौंडिन्य किसने बनाया? ये कि होदी इनोवेशन करके है, गोवा की कंपनी है होदी इनोवेशन, उसने इसको बनाया। और किसके सहयोग से? साथ में था इंडियन नेवी, जो अपना इंडियन नेवी, होदी इनोवेशन, और प्लस इसमें एक और था इंडियन नेवी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन तीनों का मतलब ये साझा प्रयोग है या साझा इनिशिएटिव है, जिसका नाम क्या है आपका? आईएनएस कौंडिन्य, ठीक है। तो आईएनएस कौंडिन्य क्या है? ये हाल ही में चर्चा में रहा था। और इसका हाल ही में कहां पे फ्लैगिंग किया गया था? मुंबई पोर्ट पर किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन होता है ना, वो एग्जाम में देखने को मिलता है। अब नॉर्मल सबको पता होगा आईएनएस ये कौन सा वो कौन सा, पर आईएनएस कौंडिन्य अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसलिए चर्चा में और सब जगह न्यूज में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा जो डिफेंस की, सीडीएस की, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जो मिशन वसुंधरा है वो 3.0 किससे रिलेटेड? तो मिशन वसुंधरा 3.0 किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? तो ये सबके दिमाग में आ रहा होगा कि वसुंधरा, तो वसुंधरा किससे रिलेटेड है? आपको पता है कि राजस्थान के पूर्व सीएम थी, राजस्थान की पूर्व सीएम थी। और सारे लोग क्या आंसर दे देंगे? सी ऑप्शन, राजस्थान। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। इसका सही आंसर है आपका बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, आसाम, ठीक है। तो मिशन वसुंधरा 3.0 किससे रिलेटेड है? आसाम गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ से इस पिक्चर से आप देख सकते हैं एक सिंग वाला गेंडा भी आपको पता है कहाँ का फेमस है? काजीरंगा का। कहाँ का फेमस है? काजीरंगा का फेमस है, आपको पता होगा। तो वसुंधरा 3.0 किससे रिलेटेड है? तो वसुंधरा, अभी आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। वसुंधरा का मतलब जमीन भी होता है, पता है? वसुंधरा धरती का दूसरा पर्यायवाची शब्द भी होता है, जमीन या धरती का नाम भी होता है वसुंधरा। तो ये लैंड के जो लैंड होती है, जो भूमि होती है, उसके पट्टे देने से रिलेटेड है वसुंधरा 3.0। जो लैंड के पट्टे हैं वो देने से रिलेटेड है। क्या नाम है इसका? वसुंधरा 3.0। और ये किसने लॉन्च किया अभी हाल ही में? वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया आसाम गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसके तहत क्या होगा? जो सेटलमेंट ऑफ लैंड होगा, कि लैंड का सेटलमेंट कैसे किया जा सकता है और लैंड को कन्वर्जन किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा लैंड के जो डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटलाइज करना और बहुत सारी और चीजें हैं, जिससे मिशन वसुंधरा के अंतर्गत है। जिससे मतलब मुख्यतः इसका उद्देश्य है जो भूमि के पट्टे हैं उसका वितरण का एक कार्यक्रम है, जिसे मिशन वसुंधरा 3.0 किया गया। और ये आसाम का याद रखना। बहुत सारे लोग इसका आंसर राजस्थान लगा देंगे, क्योंकि उनको लगेगा वसुंधरा तो राजस्थान से रिलेटेड थी, तो इसका मतलब ये राजस्थान की गवर्नमेंट और बीजेपी की गवर्नमेंट और है। तो उनको हाँ, बाकी वाले स्टेट को लगता होगा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट और वसुंधरा भी बीजेपी से रिलेटेड थी, तो इसका आंसर राजस्थान होगा। नहीं, इसका सही आंसर होगा आपका आसाम। तो इसको लॉन्च किया गया किसने? मुख्यमंत्री जो हिमंत बिस्वा शर्मा है, वो आसाम के द्वारा। और इसके लक्ष्य के जो लाभार्थी हैं वो 1 लाख से अधिक जो स्वदेशी भूमिहीन परिवार है और जो सार्वजनिक संस्था है, उनको क्या देना? भूमि पट्टा देना, ठीक है। अभी आपको लगता होगा भूमि पट्टा देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों चीज है? देखो, यदि आज से पहले क्या लोग ऐसे खेती करते थे कि ये मेरा है, ये तेरा है, लेकिन उसका भूमि का पट्टा नहीं मिलता था। भूमि का पट्टा नहीं मिल पाता तो इसका मतलब आप किसी चीज पे लोन नहीं ले पाते थे, ठीक है। और लोन नहीं ले पाते तो आप कोई चीजों को शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। आप क्या दोगे कि ये तो मेरे नाम है, तो तेरे नाम है तो तेरे भाई रिकॉर्ड बता। तो इन चीजों को सही करने के लिए और बहुत सारी और चीजों को और फैसिलिटेट करने के लिए भूमि का पट्टे देना बहुत, ये हर राज्य में अलग अलग तरीके से चलाए जा रहे हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी जो प्राचीन किसी की खेती है उस वजह से कर रहे हैं, किसी की संस्था है वो किसी के नाम पे चल रही है, तो उनका पट्टा बिल्कुल वितरण प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए वसुंधरा 3.0
अपने आप एक इंपॉर्टेंट बनता है। और इसका उद्देश्य कि जो लंबे समय से लंबित है, लंबित मतलब पेंडिंग पड़े जो भूमि संबंधी शिकायतों का समाधान करना। और इससे अच्छा होगा, जैसे भूमि पट्टा होगा तो इससे आप किसी आदमी दूसरे को बेच भी सकता है आराम से, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो इसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं, इससे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इससे लाभ क्या होगा, जैसे भूमि स्वामित्व अधिकार बन जाएगा, कानूनी दस्तावेज हो जाएंगे उसके पास, और सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी उससे मिल जाएगी जब उसके पास पट्टा होगा। ठीक है, तो उसका भूमि का स्वामित्व होगा, उसका अधिकार होगा कि मेरी भूमि, और वो कह भी पाएगा। ठीक है, और इससे फोकस के जो क्षेत्र है उससे समावेशी विकास होगा, जैसे प्रशासनिक पारदर्शिता भी आएगी, और भूमि सुधार के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। इससे पिछले संस्करण की बात करें तो मिशन वसुंधरा 1.0 और 2.0 पहले से लॉन्च किए गए। इसमें मुख्य ये है कि जो 1951 से असम में रह रहे हैं उनके पास या तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए 1951 से, और लगभग उनके 75 साल से जो 3 पीढ़ियां हैं वो असम में रहनी चाहिए, तो उनको ही सिर्फ ये मिशन वसुंधरा 3.0 के तहत उनको भूमि पट्टा दिया जाएगा। और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको वो इलीगल घोषित कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो सशक्त नारी समृद्धि दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, दिल्ली कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था आपने दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सशक्त नारी समृद्धि दिल्ली कार्यक्रम किसने अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नारी से रिलेटेड तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। आपका आंसर बी रहेगा कि दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? सशक्त नारी, सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली, सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली, समृद्ध दिल्ली। और ये किसने लॉन्च किया था? महामहिम जो अपने राष्ट्रपति मैडम है उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था। और साथ में कौन थे? दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी जी थे। ठीक है, तो इसके तहत 3-4 स्कीम लॉन्च की थी जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित योजनाएं लॉन्च की थी, ये आप देख सकते हैं। सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली प्रोग्राम था, और ये राष्ट्रपति मैडम है, और ये दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी। ठीक है, तो इसमें पहले स्कीम थी सहेली स्मार्ट पिंक कार्ड। इसके तहत महिला को क्या, अभी जो डीटीसी होगी वो बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, और उन्हें स्मार्ट कार्ड भी मिलेगा। ठीक है, और उससे उनकी क्या होगी, मोबिलिटी को जो बढ़ावा मिलेगा। और उसके अलावा दूसरी बात जो एलपीजी और जो पीएनजी भुगतान है, एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एनपीजी होता है जो नेचुरल, एनपीजी नेचुरल, पीएनजी, एलपीजी एंड जो पीएनजी है उनके जो उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। ठीक है, और जो होली और दिवाली के आधार पर जो आधार से लिंक उनके खाते हैं उनमें सहायता डायरेक्ट उनके खातों में आ जाएगी, जो वित्तीय सहायता जो भी मिलेगी उनके डायरेक्ट उनके खाता में आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट अभी हाल ही में चर्चा में रही थी लखपति बिटिया योजना। तो ये लखपति बिटिया योजना अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जन्म से, जो बर्थ से क्या है, जब ग्रेजुएशन होती है तब तक कितना रुपए दिए जाएंगे? लगभग 61,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी, और वो लगभग बढ़ के ब्याज के साथ बढ़ के लगभग 1.25 लाख रुपए तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। और जो अनाथ लड़कियां हैं और बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाली लड़कियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये लखपति बिटिया योजना याद रखना, ये 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में और इसकी जो सरकारी जमा राशि इसको याद रखना 61,000 रुपए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख सकते हैं। तो उसके अलावा चौथी स्कीम थी मेरी पूंजी मेरा अधिकार। तो लाडली योजना के तहत लंबित जो लाडली योजना भी कहाँ की थी? एक दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम थी। ठीक है, उससे जो लंबित धनराशि है उसका भी वितरण किया गया था। तो लाडली योजना भी याद रखना। और ये लखपति बिटिया योजना पक्का किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लखपति बिटिया योजना, तो इसके सीधा क्वेश्चन आएगा इसके तहत कितनी राशि है? तो इसका सही आंसर है आपका 61,000। और जो सहेली स्मार्ट पिंक कार्ड हाल ही में किसने लॉन्च किया था? तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो चीता का अभी ट्रांसलोकेशन किया गया है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो कितने, और क्वेश्चन है कि इंडिया ने हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में कितने चीता को बोत्सवाना से वेलकम किया? तो इसका सही आंसर है 9। ठीक है, तो 6 फीमेल थी, 6 फीमेल प्लस 3 मेल, इनको हाल ही में कहां से ले आए गए? बोत्सवाना। और बोत्सवाना की कैपिटल सिटी क्या आपकी? बोत्सवाना का कैपिटल सिटी आपकी गैब्रोन। बोत्सवाना कैपिटल क्या है? गैब्रोन। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना ऑपरेशन चीता चल रहा है और वो इंडिया के किस नेशनल पार्क में चल रहा है? कूनो नेशनल पार्क में चल रहा है। तो वहां अभी हाल ही में कितने और नए लाए गए और 9 चीता लाएंगे, और वो भी किस देश से? बोत्सवाना से लाए गए। ठीक है,
अभी डेट ऑफ अराइवल क्या था, 28 फरवरी, और इसको वेलकम किसने किया, जो अपने यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव द्वारा, ठीक है। और न्यू अराइवल का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 6 मेल है, 6 फीमेल प्लस 3 मेल्स, टोटल 9 चीताज अभी आएंगे। और ये अंडर द जो प्रोजेक्ट चीता है ट्रांसलोकेशन, उसी प्रोजेक्ट के तहत है। और ये कहाँ से लेके आए, बोत्सवाना से। और डेस्टिनेशन अभी कहाँ रखेंगे इनको, कोनो नेशनल पार्क जो अपना मध्य प्रदेश में है, वो इंपोर्टेंट में नेशनल पार्क है, और बहुत क्वेश्चन इसके बारे में आ चुके हैं, ठीक है। और अभी टोटल जो पॉपुलेशन है आफ्टर अराइवल वो कितनी है, 48 चीताज हो जाएंगे, उसमें 9 अभी नए आए और 28 जो इंडिया बोर्न कैब से और अर्लियर जो ट्रांसलोकेटेड हुए। टोटल अभी कितनी संख्या होगी, 48 चीताज के आसपास, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो चीता इंडिया में है ना 1952 में ही एक्सटिंक्ट घोषित कर दिए गए। तो 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया, मतलब 1952 से 1952 से ये लुप्त प्राय हो गए थे, ठीक है, लेकिन विलुप्त हो गए थे। लेकिन अभी इसका वापस है जो ऑपरेशन चीता है उसके तहत अभी बोत्सवाना से कितने लेके आए, 9 चीता लेके आए। अगला क्वेश्चन है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाराणसी सैपलिंग्स, ठीक है। तो वाराणसी ने 1 घंटे में कितने सैपलिंग्स प्लांट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ये अपने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 2,51,446। तो 2,51,446। तो इसकी अपने आप ये बहुत अच्छा आंकड़ा। इससे पहले इसके बारे में किसका रिकॉर्ड था, वो लगभग 1,51,000 पौधों की सैपलिंग्स लगाई थी, किसने, चाइना ने, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंडिया के वाराणसी में 2,51,446 सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे लगा के, उसको प्लांट लगा के उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, ठीक है। और वाराणसी से सांसद कौन है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछला रिकॉर्ड चीन का था, जिसमें 2018 में लगभग 1,53,981 पौधे लगाए गए थे। और ये इसके सत्यापन आपको पता होगा कि ये सही डाटा और आंकड़ा कैसे लिए, ये ड्रोन की निगरानी और जो डिजिटल गिनती काउंटिंग होती है उसके जरिए ये काउंट किया गया था, ठीक है। और कुल क्षेत्र बात करें तो 350 बीघा में इसको विकसित किया गया। और जो तकनीक होती है वो मियावाकी तकनीक होती है, जो शहरी वन कैसे लगाया जा सकता है उसको बोला जाता है मियावाकी टेक्निक्स, ठीक है। मियावाकी टेक्निक्स के तहत लगाए गए। और ये काशी के जो घाटों के नाम पर 60 से ज्यादा जो क्षेत्र है वहां पे ये सारी चीजें देखी गई। और सिंचाई की बात करें तो इसमें बोरवेल और जो रेन गेन है उसके साथ इसका जो पानी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो इंडिया का अभी ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है इन फरवरी 2026 कितना रहा था। इसका सही आंसर है आपका 1.83 लाख करोड़। ये अपना में एक हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला आफ्टर। और पिछला जो फरवरी 2025 से बात करें और 2026 तक तो लगभग 8% से ज्यादा की वृद्धि आपको देखने की मिलती है, किसमें, जो जीएसटी कलेक्शन है। इसका मेन रीजन है कि इसी इतनी वृद्धि होने का मेन रीजन है इसका, क्योंकि जो पिछला जब अभी सितंबर 2025 में क्या हुआ था, सितंबर 2025 में क्या हुआ, जीएसटी 2.0 लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था, जीएसटी 2.0 लॉन्च किया गया था, जिसमें जो रेट मतलब जो टैक्सेस था 12% और 28%, उसको कम करके कितना कर दिया गया, जो 12% वाला स्लैब था उसको करके दिया था 5%, और जो 28% वाला था 18%। तो उसकी वजह से जीएसटी के जो कलेक्शन है उसको टैक्स कम देना पड़ा, और जो जीएसटी का कलेक्शन है उसमें वृद्धि देखने को मिली थी, ठीक है। और बात करें कुल जीएसटी संग्रह की तो वो लगभग 1.83 लाख करोड़ था फरवरी 2026 में। और वर्ष दर वर्ष यदि बात करें YoY ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 8% की इंक्रीज देखने को मिलती है। और यदि शुद्ध राजस्व की बात करें तो वो लगभग 1.61 करोड़ के आसपास रहा था, ठीक है। और कुल जो धन वापसी है, मतलब इंडिया में जो इंपोर्ट कितना हुआ, मतलब इंपोर्ट कितना हुआ है, वो लगभग 22,595 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है, और वो भी 10.2% की वृद्धि के साथ। और टोटल संचित जो मतलब अपने पास कितना है कंसोलिडेट, तो वो बात करें तो 20.27 लाख करोड़ के आसपास मिला है, ठीक है। और जो संचित वृद्धि है, जो कंसोलिडेटेड धन है, उसमें कितनी वृद्धि है, उसमें भी लगभग 8% के आसपास वृद्धि देखने को मिली है। और जो घरेलू राजस्व की बात करें, जो डोमेस्टिक मतलब होता है, जो डोमेस्टिक रेवेन्यू होता है वो भी 1.36 लाख करोड़ के आसपास, और उसमें भी 5.3% की वृद्धि देखने को मिली है। और जो आयात राजस्व है वो भी लगभग 47,837 करोड़ और 17.2% की वृद्धि के साथ देखा गया। तो अभी जीएसटी जो संग्रह है उसमें लगभग कुल जीएसटी संग्रह कितना हुआ था, 1.83 लाख करोड़ के आसपास। तो ये क्वेश्चन आपको सीधे यहाँ से कोई एग्जाम में आ सकते हैं। और बाकी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है और जो स्टूडेंट है उनके लिए बाकी वाले डाटा भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इकोनॉमिक स्टूडेंट नहीं है तो जो आपको इतना याद रखना है, कुल जीएसटी संग्रह अभी लगभग कितना हुआ है, तो 1.83 लाख करोड़। और पिछले फरवरी से इस फरवरी के बीच में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 8% की वृद्धि देखने को मिली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो दीपक गुप्ता है उनको अभी अपॉइंट किया गया है
क्या अपॉइंट कर रहे हैं, किस पीएसयू के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है। तो इन्होंने अभी हाल में संभाला गेल का, ठीक है। तो गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो गेल के अभी हाल ही में चेयरमैन किसको बनाया गया, तो दीपक गुप्ता को बनाएंगे। ये क्वेश्चन याद रखना, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आते हैं तो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में अभी हाल ही में कितने पीएसयू है, और ये गेल आपको बता दो ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है। क्या है, एक महारत्न कंपनी। और एक महारत्न कंपनी को बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो एक महारत्न कंपनी के लिए मुख्य मानदंड की बात करें तो ये शेयर बाजार होता है, उसमें इनलिस्ट होनी चाहिए पहली बार। और पिछले 3 वर्षों के दौरान उसमें लगभग 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ से अधिक की औसत वार्षिक नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी। और पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ, मतलब 5,000 करोड़ से अधिक का जो शुद्ध लाभ, मतलब जो एकदम नेट प्रॉफिट होता है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 शर्तें यदि कुछ या 4 शर्तें जो फॉलो करता है तो उनको वो कंपनी कौन सी होती है, उनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और हाल ही में इंडिया में कितनी महारत्न कंपनी है, तो 14 महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, ठीक है। पीएसयू मतलब बोलता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो उसमें पहली बात करता हूँ भेल है, उसके बाद बीपीसीएल है, सीआईएल है, उसके बाद गेल है, एचपीसीएल है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, पावर ग्रिड है, सेल है, ओएल है, और आरईसी और पीएफसी। और हाल ही में लास्ट में जो अभी 14 अक्टूबर 2024 को शामिल हुई थी कौन, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन याद रखना, भारत में कितनी सार्वजनिक जो महारत्न कंपनियां हैं, तो 14 महारत्न कंपनियां, और उनकी क्या क्या शर्तें और किस मानदंड पे जो महारत्न कंपनियां बनती है तो वो भी याद रखना, ठीक है। इनमें से भी कभी क्वेश्चन आएगा सीधा आईओसीएल क्या है, तो आपको सीधा और सीधा ऐसे भी क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से महारत्न कंपनी कौन सी है, महारत्न नहीं है। तो ये क्वेश्चन अभी ऐसे याद रखेंगे। और इस पीपीटी से और इस पूरी पीपीटी को मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है द करंट क्रैकर्स उस पर दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से ये चीजों को याद कर सकते हैं, रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो गेल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका सीएमडी का अभी जो मैनेजमेंट का पद किसने संभाला है, तो ये आपका संभाला है दीपक गुप्ता ने, ठीक है। और संदीप कुमार गुप्ता इससे पहले सेवानिवृत्त थे, और अभी कार्यकाल इनका कार्यकाल कितना है, 3 साल का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है गैस ट्रांसमिशन में, एलएनजी में और पेट्रोकेमिकल्स में इनका व्यापक अनुभव देखने को मिलता है, ठीक है। और पूर्व भूमि का बात करें तो गेल में पहले निदेशक और परियोजना के पद पे भी कार्यरत थे। और प्रमुख पहले इनकी थी एलएनजी अवसंरचना को, वो जो एलएनजी होता है लिक्विड नेचुरल गैस, उसके जो अवसंरचना है उसमें उन्नयन के लिए इन्होंने काम किया था। तो गेल इंडिया के अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, तो सही आंसर आपका है दीपक गुप्ता को गेल इंडिया का अभी हाल ही में सीएमडी बनाया गया है, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है कि जो खुर्दा बालंगी रेलवे लाइन है तो ये अपने आप में चर्चा में रहा था, और ये कितना किलोमीटर का है, तो इसका सही आंसर है आपको 301 किलोमीटर का। क्या है, जो खुर्दा बालंगीर रेलवे लाइन लेंथ है इसका कितना किलोमीटर का है, ये 301 किलोमीटर का है। और ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, तो आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इसमें क्या है, जो 100 साल से पुराना क्या है, जो 100 साल से पुरानी ये प्रोजेक्ट था, मतलब पेंडिंग था, मतलब 100 साल से लगभग हो गए इसमें पेंडिंग था, उसको अभी हाल ही में कंप्लीट होने वाला है, तो इसके कारण ये चर्चा में रहा था। क्या नाम है, खुर्दा बालंगीर, और ये कहाँ पे है, ये आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। कहाँ पे, उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसका क्या नाम है, खुर्दा बालंगीर रेलवे लाइन, ठीक है। तो ये ओडिशा में एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क अभियान था, और कुल लंबाई इसकी कितनी है, लगभग 301 किलोमीटर, जो खुर्दा से लेकर बालंगीर डिस्ट्रिक्ट तक है, ठीक है। और परियोजना की लागत करें तो बात ये 5,000 करोड़, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे जंगल से और ऐसी जगह से गुजरती है जहां से निकलना लगभग असंभव था, लेकिन वहां से इस रास्ते को निकाला गया था। तो ये खुर्दा रोड से बालंगीर रेल परियोजना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो ओडिशा गवर्नमेंट के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये मतलब इसके बारे में तो और डीप में जाके उनको और स्टडी करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से निकली थी, कौन कौन से वन्य जीवन अभ्यारण्य आए थे, ये सारी चीजें भी देखने को आप मिल सकते हैं। और इसका निर्माण कार्यान्वयन कौन कर रहा है, ईस्ट कोस्ट रेलवे करना है। और इससे जुड़े जिले की बात करें तो एक खुर्दा, नयागढ़, बौद्ध, सोनपुर और बालंगीर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और पहली बार रेल से 3 जिलों में पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिली है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कई बार चीजें पहली बार होती है तो वो अपने आप में क्वेश्चन, और जो ओडिशा गवर्नमेंट के स्टूडेंट उनके लिए तो ये मतलब एक वो रामबाण साबित हो गए, यहाँ से तो पक्का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन जो अदर स्टेट के तो उनके लिए ये याद कर सकते हैं कि 22 पिल्ली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी इसी क्षेत्र से गुजरता है। और सतकोशिया जो टाइगर रिजर्व है, यह याद करना क्वेश्चन।
अपना क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है। फिर आपके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन क्यों बना, ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि यहाँ से खुर्दा रोड जो बालंगीर रेल परियोजना है वो यहाँ से गुजरी थी। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधा वैसे नहीं पूछ के ऐसे पूछ लेगा सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे। तो करंट का मतलब यही होता है कि उससे जर होती चीजें सारी करंट की पूछी जाती है, लेकिन उससे उससे उसका स्टैटिक फैक्ट पूछ लिया जाता है और फिर आपको लगता है ये सतकोशिया तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। ये याद रखना, सतकोशिया टाइगर रिजर्व या 22 पिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे हैं, ये भी आपको ओडिशा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्य प्रॉब्लम थी कि इसमें 7 सुरंगें और वन्य जीव अंडरपास, ओवरपास, इतने सारे समर्पित हाथी के लिए गलियारे बने गए, तो इसके कारण इसको बहुत ज्यादा समय लग गया। और इसमें वायाडक्ट भी है जो 4.77 किलोमीटर लंबा, भारतीय रेलवे में दूसरा सबसे लंबा वायाडक्ट भी बनाया गया है। और इसके तहत लगभग 2 लाख पेड़ भी बचाए गए और ये लगभग 100+ वर्षों से इसका ऐतिहासिक जो काम है अभी पूरा हुआ है। कहां से, खुर्दा रोड से बालंगीर रेल परियोजना। अगला क्वेश्चन है गुजरात की एसटीआई पॉलिसी इनोवेशन फंड कितना रखा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1000 करोड़। तो एसटीआई का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इनोवेशन फंड। अभी 2026 से 31 के तहत इनोवेशन फंड कितना रखा गया था, तो इसका सही आंसर है आपका 1000 करोड़। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, तो इसकी नीति का लक्ष्य है मेन है कि जो क्षेत्रीय नवाचार को प्रोत्साहन देना। जो आयात पहले क्या करते थे, आयात पे ज्यादा डिपेंडेंसी थी, तो अभी क्या करेंगे इस स्कीम के तहत, ये वर्तमान की स्थिति और जो नई नीति का लक्ष्य है, क्योंकि ये 2026 से 31 के बीच में लागू होगी एसटीआई पॉलिसी, ठीक है। पहले आयात पे डिपेंडेंस थी, तो अभी क्षेत्रीय नवाचार को मतलब प्रोत्साहन देंगे। पहले सीमित स्वदेशी नवाचार थे, अभी ये बोले 1000 करोड़ के नवाचार कोष करेंगे। नवाचार करना मतलब इनोवेशन करना, ठीक है। और अनुसंधान विकास कम था, तो अभी ये करेंगे 1000 से ज्यादा आईपी फाइलिंग प्रतिवर्ष, तो 500 पैटर्न प्लस 100 वैश्विक ये चीजें करेंगे, ठीक है। और 2031 तक 1 लाख से ज्यादा कुशल पेशेवर भी ये बनाए जाएंगे। किस स्कीम तक, गुजरात की जो एसटीआई स्कीम है, ठीक है। और इसके तहत जो एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष टेक में भी प्रगति देखने को मिलेगी। और जो पारंपरिक क्षेत्र है उसमें भी वो डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत में एसएनटी क्लस्टर बनेंगे, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर बनेंगे। कहाँ पे, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सूरत में। तो ये गुजरात गवर्नमेंट की एक मतलब एक बहुत अच्छी योजना है। क्या नाम है इसका, एसटीआई पॉलिसी, ठीक है। तो इसके तहत ये क्या करेंगे, 1000 से ज्यादा करोड़ का नवाचार कोष बनेंगे, जिसमें एआई है, सेमीकंडक्टर है, क्वांटम टेक है, क्लीन एनर्जी है और अंतरिक्ष टेक में भी इनकी प्रगति। और उसके साथ ओलंपिक होस्ट भी कर सकता है 2036 के अहमदाबाद, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एसटीआई पॉलिसी किसने लॉन्च की थी, गुजरात गवर्नमेंट ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, ठीक है। तो SO2 का केमिकल फॉर्मूला SO2 होता है। तो ये क्वेश्चन में सीधा ही दे गया आंसर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो SO2 है। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ SO2 से रिलेटेड नहीं, आपको ये समझना है SO2 क्या होता है और इसकी क्या क्या जो सारी चीजें उसके कारण ये चर्चा में आया था। तो SO2 आपको पता होता है ये कहाँ से इसका, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड जो केमिकल लैब में यूज किया जाता है और बाकी कहाँ यूज किया जाता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हमने ये क्वेश्चन को लिया था। तो SO2 मेनली क्या होता है, जो आपको देखता है जो मेनली जो जहाँ कोल की फैक्ट्री होती है, तो वहां से जो ये ऊपर धुआं निकलता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, SO2 गैस होती है, ठीक है। उसके कारण इंडिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि SO2 को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके कारण ये क्वेश्चन आया था। और ये एक बीच में एक आंकड़ा था कि जो दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है वो मतलब सबसे ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है, SO2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो कोल माइनिंग्स होती है, तो कोल से जैसे कोयले को जलाया जाता है, जो स्टील की फैक्ट्रीज होती है वहां से जो धुआं निकलता है उसमें सबसे ज्यादा SO2 होता है। और इसमें जो PM होता है वो PM 2.5 आर्टिकल्स निकलते हैं, वो सबसे ज्यादा जहरीले और घातक आर्टिकल माने जाते हैं PM 2.0, ठीक है। इसके कारण ये चर्चा में आया था। तो अभी जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो पर्यावरण को जो प्रदूषण करने में एक महत्वपूर्ण घटक मानी जाती है, महत्वपूर्ण घटक गैस मानी जाती है। तो इसकी SO2 एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो तीखी रंग वाली गैस होती है और जले माचिस जैसी जलन पैदा करने वाली एक गंध होती है, ठीक है। ये दबाव में तरल बनता है और पानी में आसानी से घुल जाता है। और इसका मुख्य उपयोग किया जाता है जो आपको कागज की लुगदी बनाना, धातु और खाद्य प्रसंस्करण में इसका इंपॉर्टेंट यूटिलाइज किया जाता है। और प्राकृतिक स्रोत ये कहाँ से निकलता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होती है वहां से भी क्या निकलता है, SO2। और इसका जो मुख्य स्रोत है SO2 कहाँ से निकलता है, जो बिजली के संयंत्र हैं जिसमें कोयला, तेल जलता है, कोयला जलता है और तांबा गलना, जो तांबा को गलाया जाता है, या जो स्टील की फैक्ट्री होती है, तो वहां से सबसे ज्यादा SO2 का
मतलब SO2 बाहर निकलती है, और इससे जो पेड़ और पौधों को नुकसान पहुंचा और पौधों की जो वृद्धि है उसको भी SO2 क्या कर देता है, रोक देता है। तो SO2 गैस याद रखना मेनली जो बिजली संयंत्र है, कोयला है, तेल जलना है, जहां से तांबा है, जो स्टील फैक्ट्रीज है, तो वहां से सबसे ज्यादा SO2 निकलती है, ठीक है। और ये जो मानव स्वास्थ्य है उसके लिए भी हानिकारक मानी जाती है। और जो स्टील सुविधा हाल ही में संदर्भ में रहा था, जो स्टील सुविधा जो सिंटर प्लांट बोलते हैं, से SO2 उत्सर्जन के लिए कोई राष्ट्रीय मानक अभी भी निर्धारित नहीं किया गया था। इसके कारण ये क्वेश्चन चर्चा में आया था। तो SO2 याद रखना, ये मुख्य कहाँ कहाँ से निकलती है, और ये पर्यावरण जो प्रदूषक गैस होती है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप लगातार हमारे साथ इसी तरह से बने रहते हैं। तो आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद।